बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आप मेरा नाम तो जानते होंगे, माय नेम इज़ सैयद शुजात शाहिद और मैं स्कॉलर कॉलेज में लेक्चरर हूँ। आज बेटा जो हमारा लेक्चर है अंडरस्टैंड करने के लिए, उसका नाम है लेज़र, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉर दिस पर्टिकुलर चैप्टर। स्टूडेंट्स, लेज़र का जो आर्टिकल है ये फेडरल बोर्ड में या डिफरेंट बोर्ड्स के पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन में ही आता है। ये कभी शॉर्ट या एमसीक्यूज में नहीं आता। शॉर्ट कभी कभार पूछ लिया जाता है एक आध पोर्शन, लेकिन याद रखें एज अ होल ये आर्टिकल लॉन्ग क्वेश्चन में कवर होता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो आज हम लेज़र के बारे में सारी बातें डिस्कस करेंगे। मैं आज आपको पहले बता देता हूं कि व्हाट आर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव फॉर द डिस्कशन ऑफ द लेज़र। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लेजर क्या चीज है, उसके बाद लेजर की प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे या फीचर्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे लेजर के एक्शन को टेक प्लेस करवाने में कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, कौन कौन से पैरामीटर इन्वॉल्व हैं। फिर हम आपको बताएंगे कि लेजर के एक्शन को टेक प्लेस करवाने के लिए आपको एटलीस्ट कितनी मिनिमम एनर्जी स्टेट्स रिक्वायर्ड होंगी। और एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम आपको यह बताना चाहेंगे कि अगर आप लेजर की लाइट को एम्पलीफाई करवाना चाहते हैं, एम्पलीफाई करवाने का मतलब होगा अगर लेजर की लाइट के अंदर फोटोन की तादाद अगर ज्यादा करना चाहते हैं, इसको लेजर की लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होना बोला जाएगा। ऐसा करने के लिए आप ग्लास प्लेट की सूरत में आप लॉन्ग असेंबली कैसे इस्तेमाल करेंगे, जिसकी वजह से स्टिमुलेटेड एमिशन भी होगी और रिजल्ट में फोटॉन की तादाद इतनी ज्यादा होगी जिसे फोटॉन मल्टीप्लिकेशन का नाम दिया जाता है। और फोटॉन मल्टीप्लिकेशन जब भी होगी, फोटॉन की तादाद ज्यादा होगी, तो इसका मतलब नॉर्मली ये निकाला जाएगा कि एट द एंड आप लेजर की लाइट को मुकम्मल तौर पे हासिल कर चुके होंगे। स्टूडेंट्स, अब तरतीब से सारी बातें वन बाय वन करके अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड पे कंसंट्रेट कीजिएगा। मैं आपको सबसे पहले यह बताना चाहता हूं लेजर बजाते खुद कोई वर्ड नहीं है। लेजर इज नॉट अ प्योर वर्ड, रेदर लेजर एक लॉन्ग स्टेटमेंट की एब्रीविएशन है, मुखफ्फफ है। अब वो लॉन्ग स्टेटमेंट क्या है, जरा कंसंट्रेट कीजिएगा। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको थोड़ा यह बताना चाहूंगा इस लॉन्ग स्टेटमेंट से हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। लाइट एम्प्लीफिकेशन, नाम से पता लगा हम लाइट को एम्प्लीफाई करना चाहते हैं। एम्प्लीफाई का वर्ड एम्पलीट्यूड से निकला हुआ है। यहां पर इस पर्टिकुलर केस में एम्प्लीफिकेशन या एम्प्लीफाई का मतलब है लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाना। लाइट की इंटेंसिटी को बढ़ाने का मतलब है लेजर की लाइट के अंदर फोटॉन्स की तादाद को ज्यादा करना। फोटॉन की तादाद जितनी ज्यादा होगी तो इंटेंसिटी भी ऑटोमेटिकली होगी ज्यादा। स्टूडेंट्स, आगे देखें स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन को बताने से पहले स्टूडेंट्स मैं एक पॉइंट आपको बताना चाहूंगा। हमारे पास एमिशन टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है नेचुरल एमिशन और एक होती है स्टिमुलेटेड। ये क्या फर्क है दोनों में? नेचुरल एमिशन उस एमिशन को कहते हैं जो अपने अकॉर्ड पे खुद होती है, नेचुरली हो रही होती है। यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, एक मखसूस टाइम गुजारने के बाद नेचुरली वो इलेक्ट्रॉन या वो एटम दोबारा अपने नीचे वाले लोअर एनर्जी स्टेट पे दोबारा वापस आ जाता है। यह काम चूंकि अपने ऑन पे होता है, अपने अकॉर्ड पे होता है, तो इसको नेचुरल एमिशन का नाम दिया जाता है। लेकिन जब बात करेंगे स्टिमुलेटेड एमिशन, स्टिमुलेटेड एमिशन इज अ फोर्स्ड एमिशन। फोर्स एमिशन का क्या मतलब है कि आप इस एमिशन में इलेक्ट्रॉन को मजबूर करेंगे, इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेंगे कि आप डी एक्साइटेशन करें टू द लोअर एनर्जी लेवल। तो इलेक्ट्रॉन अगर मजबूरी के तहत, इलेक्ट्रॉन की मजबूरी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स लगवाई जाएगी। फोर्स लगवाए जाने का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेंगे कि वो एमिशन परफॉर्म करे, और इलेक्ट्रॉन को एमिशन परफॉर्म करवाने में रोल फोटॉन का होगा, जो लेक्चर के आगे जाके मैं आपको अंडरस्टैंड करवाऊंगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन एक्चुअल में फोर्स्ड एमिशन है अंडर द एक्शन ऑफ द फोटॉन, जो मैं आपको बताऊंगा कि एक्सटर्नल फोटॉन लेकर आएंगे जिसकी वजह से स्टिमुलेशन एमिशन कॉज होगी।
तो पता लगा लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ द रेडिएशन। इस लॉन्ग स्टेटमेंट की अगर एब्रीविएशन देखी जाए तो वो हमारे सामने वर्ड बनता है लेजर। तो पता लगा लेजर बजाते खुद कोई वर्ड नहीं है, ये एक लॉन्ग स्टेटमेंट की क्या है, एब्रीविएशन, मुखफ़फ़ है। एक और चीज अब इसका पोर्शन डिस्कस करते हैं, फीचर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द लेजर लाइट। स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आपको अर्लियर आपको बताया कि नॉर्मली तो लेजर का आर्टिकल आपका लॉन्ग में कवर होता है। अगर सम टाइम ये लॉन्ग में ना आए तो इसके दरमियान में से कुछ पोर्शंस होते हैं जो शॉर्ट क्वेश्चन में कवर कर लिए जाते हैं। फेडरल बोर्ड के पेपर में 2-3 साल लेजर लाइट की प्रॉपर्टीज और फीचर्स को डिस्कस किया गया, पूछा गया, तो वो मैंने आपके सामने डिस्कस किए। अब इसको 1 बाय 1 करके देखते हैं। मैं आपको पहले बताऊं, जब हम एट द एंड लेजर की लाइट हासिल कर लेंगे ना, लेजर की लाइट के बारे में बहुत सारी फीचर्स हैं, बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसको डिस्कस करना यहां पर बहुत जरूरी है। नंबर 1 आपके सामने डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स गौर से देखें, लेजर लाइट की सबसे इंपॉर्टेंट बात, लेजर लाइट का मोनोक्रोमेटिक होना। आपको पता है स्टूडेंट्स, मोनो का मतलब निकला है, मोनो मींस वन, क्रोमेटिक का वर्ड निकला है क्रोमा से, और क्रोमा मींस कलर। तो मोनोक्रोमेटिक लाइट एक ऐसी लाइट है जो सिंगल कलर पे कंटेन किया करती है। मैंने उसका नाम क्या रख दिया, मोनोक्रोमेटिक लाइट। बास टीचर मोनोक्रोमेटिक लाइट के लिए वेवलेंथ का भी वर्ड इस्तेमाल करते हैं, और मैं कहता हूं बोथ आर इक्वल। क्यों? बिकॉज एक बात याद रखें, एक कलर के पास एक ही वेवलेंथ होती है, एक कलर एक से ज्यादा वेवलेंथ पोजेस नहीं कर सकता। कलर और वेवलेंथ के दरमियान 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है। 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस होने का मतलब है एक कलर एक से ज्यादा वेवलेंथ कभी पोजेस नहीं कर सकता। तो हमें कहना पड़ेगा लेजर की जो लाइट एट द एंड आप हासिल करते हैं, दैट इज हाईली मोनोक्रोमेटिक, यानी सिंगल कलर या सिंगल वेवलेंथ पे कंटेन कर रही होती है। पॉइंट नंबर 2, यूनिडायरेक्शनल। आप एट द एंड लेजर की जो लाइट हासिल करेंगे ना, तो लेजर की जो बीम है ना, वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, उसके अंदर कोई डेविएशन नहीं आती। दैट इज द मेन प्रॉपर्टी जो सिर्फ लेजर लाइट के पास है। पॉइंट नंबर 3, कोहेरेंट। स्टूडेंट्स, आपने कोहेरेंट का वर्ड चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ है, लाइट वाले चैप्टर में। लेजर की जो लाइट है वो कोहेरेंट होती है। कोहेरेंट को डिफाइन करने के 2 तरीके हैं, मतलब दोनों का सेम है, लेकिन मैं दोनों आपके सामने बोलता हूं। याद रखें, कोहेरेंट का मतलब है कि अगर 2 वेव्स इमिट हो रही है ना, फॉर एग्जांपल, अगर दोनों वेव्स के क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ ओवरलैप कर जाएं, और याद रखें जब भी 2 वेव के क्रस्ट के साथ और ट्रफ के साथ ओवरलैप कर जाएं, उस सूरत में इमिटेड वेव्स के दरमियान फेज डिफरेंस होता है 0। तो कोई पर्सन अगर आपसे पूछे कि सर शुजात ने आपको क्या बताया कि व्हाट इज मेंट बाय द कोहेरेंसी इन द लेजर लाइट, तो आप उसे बताएं लेजर की लाइट के अंदर कोहेरेंसी होने का मतलब है कि लेजर की लाइट के अंदर जितने भी इमिटेड फोटॉन्स हैं और उनके साथ एसोसिएट होने वाली जितनी रेडिएशंस हैं वो सारी इन फेज हैं, यानी फेज डिफरेंस कितना है 0। इन फेज और फेज डिफरेंस के 0 होने का मतलब है क्रस्ट के ऊपर फॉल करेगी, ट्रफ के ऊपर फॉल करेगी। इस सूरत में कोहेरेंसी की कंडीशन एप्लीकेबल होती है। पॉइंट नंबर 4, लेजर की लाइट जो एट द एंड आप हासिल करते हैं वो ना सिर्फ पैरेलल होती है बल्कि हाईली कोलिमेटेड भी होती है। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स के लिए कोलिमेटेड का वर्ड नया वर्ड होगा। कोलिमेटेड का मतलब होता है लेजर की लाइट जब एट द एंड आप निकालेंगे ना, लेजर की लाइट स्ट्रेट रहती है और लेजर की लाइट के अंदर कोई डिस्पर्शन नहीं होती। याद रखें, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट या कोई भी लाइट हो, नॉर्मली अगर किसी लाइट को देखा जाए तो उसके अंदर कुछ ना कुछ डिस्पर्शन होती है, लेकिन जब लेजर की लाइट की बात की जाए, लेजर लाइट की सूरत में हाईली कोलिमेटेड का वर्ड इस वजह से इस्तेमाल किया जाता है बिकॉज लेजर की लाइट जब ट्रेवल करती है तो उसके अंदर जरा बराबर भी डिस्पर्शन होने का कोई चांस नहीं होता। पॉइंट नंबर 5, मोर इंटेंस, हाईली पोलराइज्ड एंड शार्पली फोकस्ड। लेजर की लाइट मोर इंटेंस है। मैंने आपको मोर इंटेंस होने का मतलब पहले बता दिया है। लेजर की लाइट इंटेंसिफाई तभी होगी मोर एंड मोर जब उसके अंदर फोटॉन्स की तादाद होगी ज्यादा। हाईली पोलराइज्ड, फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 9 में आप लोगों ने पढ़ा
पोलराइजेशन का यही मतलब होता है कि अगर सारे के सारे इमिटेड फोटॉन अगर सिंगल प्लेन के अंदर आ जाएं, यहां पर भी सेम प्लेन ऑफ वाइब्रेशन एग्जिस्ट किया करता है, तब यहां पर पोलराइजेशन का वर्ड बोला जाता है। और लेजर की लाइट की खास बात, इसे किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर शार्पली फोकस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 4-5 पॉइंट्स हैं जो लेजर की लाइट के लिए मुकम्मल तौर पे मखसूस हैं। इनको आपने जहन में रखना है, ये बोर्ड के पेपर में शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट होते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स आप देखें, अब हम लेजर के एक्शन को परफॉर्म करने से पहले लेजर के बारे में कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में अंडरस्टैंड करना चाहते हैं। पहले मैं आपको नेम बताता हूं। पहला स्टेप है एब्जॉर्प्शन। इस एब्जॉर्प्शन को समटाइम ऑप्टिकल पंपिंग का भी नाम दिया जाता है। समटाइम ऑप्टिकल पंपिंग का मतलब है लाइट के फोटॉन को एब्जॉर्ब करवाना। उसके बाद हम एक और पढ़ेंगे स्पॉन्टेनियस इमिशन, और स्पॉन्टेनियस इमिशन के बाद हम पढ़ेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन। जब तक स्टूडेंट्स आपको एब्जॉर्प्शन, स्पॉन्टेनियस इमिशन और स्टिमुलेटेड इमिशन के बारे में नहीं बताया जाएगा, हमारा काम आगे नहीं चल सकता। अब मैं वन बाय वन करके इन तीनों चीजों को जस्टिफाई करता हूं आपके सामने। स्टूडेंट्स गौर से देखें, मैं सबसे पहले एब्जॉर्प्शन को जस्टिफाई करवाना चाहता हूं। डायग्राम पे स्टूडेंट्स कंसंट्रेट कीजिएगा। लेट्स से दिस इज द E1 एंड दिस इज द E2। मैंने मेंशन कर दिया कि E2 इज द हायर एनर्जी स्टेट एंड E1 इज द लोअर एनर्जी स्टेट। वो तो स्टूडेंट्स आपको पता ही है, हम जैसे जैसे हायर एनर्जी स्टेट पे जाते जाते हैं वैसे वैसे आपकी एनर्जी लेस नेगेटिव होने की वजह से इंक्रीज हो जाती है। इस बात को दोबारा देखें, मैं फिर आपको बताना चाहता हूं। आप जितने इनर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर होते हैं, इनर मोस्ट ऑर्बिट की एनर्जी लीस्ट होती है। आप जितना न्यूक्लियस से अवे जाते हैं, यानी हायर ऑर्बिट की तरफ जाते हैं, हायर ऑर्बिट में जैसे जैसे जाते जाएंगे आपकी एनर्जी ग्रेजुअली क्या होगी, इंक्रीज। तो E1 के कंपैरिजन में E2 की एनर्जी ज्यादा है, बिकॉज दिस इज द हाई एनर्जी स्टेट। सपोज मैं E1 के अंदर इलेक्ट्रॉन को डिस्कस करना चाह रहा हूं और मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूं एब्जॉर्प्शन का, और एब्जॉर्प्शन को समटाइम ऑप्टिकल पंपिंग भी कहते हैं। क्या मतलब है इस बात का? E1 जो कि ग्राउंड स्टेट है, इस ग्राउंड स्टेट से ये जो ब्लू डॉट में मैंने इलेक्ट्रॉन आपके सामने शो किया है, ये इलेक्ट्रॉन अपने ओन पे खुद ब खुद नीचे से ऊपर नहीं जा सकता। इसको नीचे से ऊपर तक एक्साइट करवाने के लिए आपको लाजमी तौर पे फोटॉन एब्जॉर्ब करवाना पड़ेगा, जिस फोटॉन की एनर्जी होगी E2 माइनस E1। स्टूडेंट्स याद रखें, जिन दो एनर्जी लेवल के दरमियान ट्रांजिशन करवानी होती है ना, उन्हीं दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस के अकॉर्डिंगली फोटॉन एब्जॉर्ब करवाना होता है। तो चूंकि मैंने ट्रांजिशन E1 और E2 के दरमियान लेनी है, तो मैंने E2 माइनस E1 का फोटॉन इस्तेमाल किया। इस E2 माइनस E1 का फोटॉन जब मैं लेकर आया, इस फोटॉन को मैंने इस इलेक्ट्रॉन पे एब्जॉर्ब करवाया, और ये इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी कैप्चर करने के बाद, एब्जॉर्ब करने के बाद E2 यानी हाई एनर्जी स्टेट पे एक्साइट हो जाएगा। इस पूरे प्रोसेस को ऑप्टिकल पंपिंग या एब्जॉर्प्शन का नाम दिया जाता है। स्टूडेंट्स अगले पोर्शन पे कंसंट्रेट करें। अब मैं इसका सेकंड पोर्शन आपको बताऊंगा, स्पॉन्टेनियस एमिशन। याद रखिएगा, स्पॉन्टेनियस का लफ्जी मतलब है खुद ब खुद, ऑटोमेटिकली। कोई भी चीज जो खुद ब खुद हो ना, ऑटोमेटिकली हो या अपने अकॉर्ड के ऊपर हो, उसके लिए स्पॉन्टेनियस का वर्ड बोला जाता है। अब आप पूछेंगे मैंने यहां पर स्पॉन्टेनियस का वर्ड क्यों लगाया, तो सुने, स्पॉन्टेनियस एमिशन मींस कोई भी इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, याद रखें एक्साइटेड स्टेट इज ऑलवेज टेम्परेरी। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रॉन एक मखसूस टाइम एक्साइटेड स्टेट में गुजारने के बाद खुद ब खुद नेचुरली दोबारा ग्राउंड स्टेट पे डीएक्साइट हो जाया करता है। अब यह काम चूंकि अपने ओन पे हो रहा है, अपनी ताकत के बलबूते पे हो रहा है, नेचुरली हो रहा है, तो इसका मतलब यह निकाला जाएगा, इसका मतलब यह निकाला जाएगा कि यह काम चूंकि खुद हो रहा है, तो मैंने इलेक्ट्रॉन की ऐसी, इलेक्ट्रॉन के नीचे आने से जो रेडिएशन इमिट होगी, उस इमिशन को मैंने स्पॉन्टेनियस इमिशन का नाम दे दिया। तो फिर सुने स्टूडेंट्स, स्पॉन्टेनियस का लफ्जी मतलब है खुद ब खुद। अगर इलेक्ट्रॉन खुद ब खुद ऊपर से नीचे डीएक्साइट होके आए, ड्यूरिंग द डीएक्साइटेशन
आपकी जो भी एनर्जी इमिट होगी, उस एनर्जी की इमिशन की वजह से आप इसको स्पॉन्टेनियस इमिशन का नाम देंगे, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब एक्साइटेड स्टेट के अंदर जाता है, एक बहुत ही माइन्यूट टाइम स्पेंड करने के बाद इलेक्ट्रॉन दोबारा डीएक्साइट होके नीचे आ जाएगा, और एक काम चूंकि अपने ऑन पे होता है, तो इस वजह से इसका नाम हमने रखा स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्टूडेंट नीचे वाले पोर्शन में देखें, अब मैंने आपके सामने स्टिमुलेटेड इमिशन की बात करनी है। स्टूडेंट्स रिकॉल करें, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया स्टिमुलेटेड इमिशन एक फोर्स्ड इमिशन है। क्या मतलब है इस बात का? फोर्स इमिशन होने का मतलब है हम इलेक्ट्रॉन को फोर्स करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोटॉन, जिसकी वजह से स्टिमुलेटेड इमिशन हो। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। फॉर एग्जांपल, इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी स्टेट E2 के अंदर अवेलेबल है, और हमें पता है किसी न किसी टाइम के बाद ये इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा और फोटॉन इमिट हो जाएगा। मैं एक बाहर से फोटॉन लेकर आता हूं जिसकी एनर्जी का नाम है E2 - E1। मैं आपको पहले बता चुका हूं, मैंने ट्रांजिशन E2 और E1 के दरमियान करनी है ना, तो जिन दो कंसेक्टिव एनर्जी लेवल के दरमियान ट्रांजिशन करवानी होती है ना, तो आपको फोटॉन भी उन दोनों एनर्जी लेवल के डिफरेंस का लेना होता है। तो मैं एक फोटॉन लेकर आया जिसको मैंने यहां पर पहले नंबर पे मेंशन किया है। ये वो फोटॉन है, एक्सटर्नल फोटॉन, जो इलेक्ट्रॉन को फोर्स करके इमिशन करवाएगा। तो एक तो फोटॉन वही है, और दूसरा नीचे वाला फोटॉन इमिट होगा जब इलेक्ट्रॉन डीएक्साइट होगा। बिकॉज आपको पता है एटम चाहे कोई भी हो, हैवी हो, कोई भी हो, इलेक्ट्रॉन जब कभी भी डीएक्साइट होता है तो एनर्जी हमेशा इमिट होती है, ऑलवेज इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन। तो पता लगा आप जो एक्सटर्नल फोटॉन लेकर आए उसको मैंने इस वाले फोटॉन से शो किया है, और इलेक्ट्रॉन की डीएक्साइटेशन से जो आपका फोटॉन निकला वो नीचे वाला फोटॉन है। और स्टिमुलेटेड इमिशन के केस में ये दोनों फोटॉन के बारे में इन्वेस्टिगेशन ये है, ये दोनों फोटॉन आपके आइडेंटिकल होते हैं, यानी सेम एनर्जी और सेम फ्रीक्वेंसी के हामिल होते हैं। स्टूडेंट्स अब नीचे वाला पोर्शन देखें, मैंने यहां पर लिखा इंपॉर्टेंट टर्म्स रिगार्डिंग द लेजर। लेजर को जस्टिफाई करने के लिए दो मजीद और टर्म्स को देखा जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको इन दो टर्म्स के बारे में नहीं बताऊंगा, मैं आपको कुछ आगे नहीं बता सकूंगा। एक टर्म को कहते हैं मेटास्टेबल स्टेट, और एक टर्म है पॉपुलेशन इन्वर्जन। स्टूडेंट ये चीज ध्यान में रख लें, जब तक इन दोनों बातों के बारे में आपको नहीं पता होगा, हम आगे काम नहीं चला सकेंगे। तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूं, मैंने मेटास्टेबल स्टेट के बारे में जो कुछ भी लिखा वो सारी बातें आपको अभी वर्बली आपके सामने शेयर करता हूं। पहली बात तो क्लैरिफाई कर लें, मेटास्टेबल स्टेट इज अ स्पेशल एक्साइटेड स्टेट। ये मैंने अभी आधी बात बोली आपके सामने। मेटास्टेबल स्टेट एक खास एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट वो होती है जो ग्राउंड स्टेट एनर्जी के अलावा होती है, हायर स्टेट होती है। अभी मैंने आधी बात बोली स्टूडेंट आपके सामने, अब मैं इसको कंपाइल करता हूं। मेटास्टेबल स्टेट उस स्पेशल एक्साइटेड स्टेट का नाम है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली लॉन्ग टाइम के अंदर स्टे करता है। नॉर्मल जो एक्साइटेड स्टेट होती है ना, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का ज्यादा से ज्यादा टाइम होता है 10⁻⁻8 सेकंड या 10⁻⁹ सेकंड। अब अंदाजा करें, नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन का 10⁻⁹ सेकंड के ऑर्डर तक रुकना कितना माइन्यूट टाइम है। लेकिन जब हम मेटास्टेबल स्टेट की बात करते हैं, मेटास्टेबल स्टेट के केस में इलेक्ट्रॉन को कंपेरेटिवली लॉन्ग टाइम के लिए रुकवाया जाता है, स्टे करवाया जाता है, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻³ सेकंड। स्टूडेंट नोटिस कीजिएगा, 10⁻³ सेकंड इज ग्रेटर टाइम एज कंपेयर टू 10⁻⁹ सेकंड। 10⁻³ मिली सेकंड है, और 10⁻⁹ आपका नैनो सेकंड है, और आई थिंक मिली नैनो से ग्रेटर होता है। और कुछ एटम्स में मेटास्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन के स्टे करने का टाइम 1 सेकंड तक भी इन्वेस्टिगेट किया गया है, लेकिन नॉर्मली मिली सेकंड का वर्ड बोला जाता है। स्टूडेंट्स एक बात और, हर एटम के अंदर कोई ना कोई मेटास्टेबल स्टेट लाजमी तौर पे होती है। फर्क यह है, आज के हमारे आर्टिकल में, हमारी बुक में मेटास्टेबल स्टेट को E2 का नाम दिया गया है, बट इट इज नॉट द यूनिवर्सल ट्रुथ। हो सकता है किसी दूसरे एटम में आपकी मेटास्टेबल स्टेट E5 हो, किसी में E6 हो। तो याद रखें, मेटास्टेबल स्टेट एटम टू एटम वेरी करेगी, लेकिन याद रखें मेटास्टेबल स्टेट का होना दैट इज अ मैंडेटरी क्राइटेरिया फॉर एनी एटम, यानी कोई भी एटम मेटास्टेबल स्टेट के बगैर नहीं होता।
स्टूडेंट उसके बाद एक और टर्म है पॉपुलेशन इन्वर्जन। इन्वर्जन का वर्ड निकला है इन्वर्ट होने से, और पॉपुलेशन का मतलब है तादाद ज्यादा करना। एक चीज क्लैरिफाई कर लें, पॉपुलेशन इन्वर्जन हमेशा मेटास्टेबल स्टेट के अंदर होती है। पॉपुलेशन इन्वर्जन, ये मैंने सारा लिख दिया है, मैं आपको वर्बली बता रहा हूं। पॉपुलेशन इन्वर्जन उस इन्वर्जन को, उस स्टेट का नाम है जिसमें मेटास्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्राउंड स्टेट के मुकाबले में ज्यादा होती है। नॉर्मली अगर बात की जाए तो ग्राउंड स्टेट के अंदर एटम की तादाद ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एक्साइटेड स्टेट, लेकिन मेटास्टेबल स्टेट के अंदर एक खास हालत है। पॉपुलेशन इन्वर्जन एक उस पर्टिकुलर स्टेट का नाम है मेटास्टेबल स्टेट के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉन या एटम की तादाद को ज्यादा किया जाता है एज कंपेयर टू ग्राउंड स्टेट। इसको पॉपुलेशन इन्वर्जन का नाम दिया जाता है। और आपकी बुक के मुताबिक ड्यू टू सम लिमिटेशंस हम इलेक्ट्रॉन को डायरेक्ट मेटास्टेबल स्टेट पे एक्साइट नहीं करवा सकते, ड्यू टू सम लिमिटेशंस। तो इस वजह से आपको कहा जाता है कि कुछ स्पेशल टेक्निक एडॉप्ट करनी पड़ती है ताकि मेटास्टेबल स्टेट से ऊपर वाली स्टेट के ऊपर एक्साइटेशन करें और बाद में डी एक्साइटेशन होने के बाद लेजर के एक्शन को चलवाया जा सके। स्टूडेंट्स अब इसकी वर्किंग थ्योरी के ऊपर आते हैं। अब आप स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बहुत ज्यादा ध्यान देना है, हम कंसंट्रेशन से काम करेंगे और ये डायग्राम आप लोगों ने खास तौर पे सीखनी है। ये डायग्राम अब आपको सही तरीके से बताइए कि लेजर एक्चुअल में वर्किंग कैसे करता है। मैंने नेसेसरी कंडीशन के अंदर लिख दिया है, मैं वो चीज आपको पहले बता देता हूं। लेजर का एक्शन टेक प्लेस करवाने के लिए आपको कम से कम 3 एनर्जी स्टेट का पता होना चाहिए। E1 इज द ग्राउंड स्टेट, जो कि मैंने ये शो की हुई है। E2 इज अ मेटास्टेबल स्टेट, जो मैंने ये शो की हुई है बुक के अकॉर्डिंग। एंड E3 जो कि मैंने यहां पर शो की हुई, दैट इज अ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। ये नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है, ये मेटास्टेबल स्टेट है और ये ग्राउंड स्टेट है। जब तक एटलीस्ट ये 3 एनर्जी स्टेट्स आपको ना पता हो तो हमारा काम करना आगे पॉसिबल नहीं होगा। डायग्राम से देख सकते हैं, आप जब नीचे से ऊपर वाले ऑर्बिट में जा रहे हैं तो आपकी एनर्जी लगातार इंक्रीज हो रही है। तभी मैंने एनर्जी के लिए एरो ऊपर की तरफ बनाया। जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे तो एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज। E1 is a ground state, E2 is a metastable state, and E3 is a normal excited state, just above the metastable. अभी जैसा कि मैंने आपको बताया, जो इलेक्ट्रॉन आपके ग्राउंड स्टेट E1 के अंदर पड़े हुए हैं, इन इलेक्ट्रॉन को ड्यू टू सम लिमिटेशंस आप डायरेक्टली मेटास्टेबल स्टेट के ऊपर एक्साइट नहीं करवा सकते। तो सवाल ही पैदा होता है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका हल क्या है? तो इसका हल यह है कि आप इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करवाएंगे E1 से लेकर E3 तक। ऐसा करने के लिए आपको जो बाहर से फोटॉन लाने पड़ेंगे, उस फोटॉन की एनर्जी होगी E3 माइनस E1। स्टूडेंट्स इस बात पे गौर करें, मैं ट्रांजिशन E1 से E3 तक करना चाहता हूं तो फिर मुझे फोटॉन भी तो E3 माइनस E1 लेना पड़ेगा ना। मैं बार बार आपको पॉइंट बता रहा हूं, जिन 2 एनर्जी लेवल के दरमियान आप ट्रांजिशन करवाना चाहते हैं तो उन दोनों लेवल के डिफरेंस की एनर्जी के अकॉर्डिंगली आप लोगों ने फोटॉन इस्तेमाल करना होगा। तो चूंकि मैं E1 के इलेक्ट्रॉन को उठाकर एक्साइट करवाकर E3 में लाना चाहता हूं तो मुझे जो बाहर से फोटॉन लाने पड़ेंगे उनकी एनर्जी लाजमी तौर पे E3 माइनस E1 होनी चाहिए। तो सुने, E3 माइनस E1 की एनर्जी का फोटॉन मैं लेकर आया, जिसकी वजह से E1 यानी ग्राउंड स्टेट के अंदर पड़े हुए एटम्स या इलेक्ट्रॉन को मैं एक्साइट करवाकर E3 में ले गया। नाउ E3 इज अ नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट। क्या मतलब है नॉर्मल होने का? ये वो नॉर्मल एक्साइटेड स्टेट है जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा से ज्यादा 10⁻⁻8 या 10⁻⁹ सेकंड के लिए स्टे करेगा। और यहां पर इतना टाइम स्टे करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन E3 से E2 में स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से नीचे आ जाएंगे। मेरी बात पे गौर करें, इलेक्ट्रॉन का E3 से E2 में आना स्पॉन्टेनियस इमिशन की वजह से होगा। और अब हमें पता है E2 इज अ मेटास्टेबल स्टेट और पॉपुलेशन इन्वर्जन मेटास्टेबल स्टेट के अंदर मेंटेन करनी होती है।
अब ये वो कंपेरेटिवली स्टेबल स्टेट है जिस स्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन कंपेरेटिवली लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए स्टे करेंगे, ऑफ द ऑर्डर ऑफ मिली सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड, या सम एटम्स में 1 सेकेंड तक भी एक्सटेंडेबल होती है। अब आप मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स या एटम की तादाद ग्राउंड के मुकाबले में बहुत ज्यादा कर चुके हैं। इसका मतलब है आपने मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर पॉपुलेशन इन्वर्जन को अचीव कर लिया। नाउ आखिरी बात आपको बताना यह है, मैं इन तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन जो मेटा स्टेबल स्टेट के अंदर पड़े हुए हैं इन द स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन, इन तमाम इलेक्ट्रॉन को E1 की तरफ डी एक्साइट करवाना चाहता हूं बाय यूजिंग द स्टिमुलेटेड एमिशन। स्टिमुलेटेड एमिशन एक फोर्स्ड एमिशन है। ऐसा करने के लिए अगेन मैं बाहर से एक फोटॉन लेकर आऊंगा जिसको ट्रिगर फोटॉन कहते हैं। उस ट्रिगर फोटॉन की एनर्जी लाजमी तौर पे E2 - E1 होनी चाहिए। क्यों? बिकॉज मैं ट्रांजिशन E2 और E1 के दरमियान लेना चाहता हूं। तो मैं बार बार एक पॉइंट बता रहा हूं, जिन दो लेवल के दरमियान आपने ट्रांजिशन लेनी हो तो उन लेवल के एनर्जी डिफरेंस के अकॉर्डिंगली आपने फोटॉन इस्तेमाल करना होता है। तो मैं चूंकि इन तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन या एटम को E2 से E1 तक फॉल करवाना चाहता हूं, डी एक्साइट करवाना चाहता हूं, तो इसका मतलब है जो मैं ट्रिगर फोटॉन इस्तेमाल करूंगा उस ट्रिगर फोटॉन की एनर्जी को भी E2 - E1 होना पड़ेगा। अब वो जैसे मैं ट्रिगर फोटॉन लेकर आया जिसकी एनर्जी E2 - E1 है, वो ट्रिगर फोटॉन इन तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन को मजबूर करेगा, फोर्स करेगा, और सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम E1 की तरफ डी एक्साइट होंगे एट द सेम टाइम। स्टूडेंट, सवाल ही पैदा होता है, अगर ट्रिगर फोटॉन ना लाया जाता तो क्या हमारा काम आगे ना चलता? तो उसका जवाब यह है, अगर मैं ट्रिगर फोटॉन ना लेकर आता डी एक्साइटेशन तब भी हो जाती, लेकिन फर्क यह होता एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे टाइम में डी एक्साइट होता, दूसरा किसी और में होता, तीसरा किसी और में होता, यानी रेट ऑफ डी एक्साइटेशन डिफरेंट होता। हम ये चाहते हैं ट्रिगर फोटॉन लाने का पर्पस यह है कि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स या सारे के सारे एटम एट द सेम टाइम इकट्ठे ऊपर से नीचे डी एक्साइट हों, जिसकी वजह से इमिट होने वाली जो आपकी लेजर की लाइट है उसके अंदर कोहेरेंसी का एलिमेंट डोमिनेंट रहे। जब सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एट द सेम टाइम ग्राउंड स्टेट यानी E1 के ऊपर डी एक्साइट करेंगे, उस सूरत में इमिट होने वाली लेजर की जो लाइट है उसकी रेडिएशन के अंदर कोहेरेंसी और वो तमाम फीचर जो हम पहले पढ़ चुके हैं उनके आने के चांसेस ज्यादा से ज्यादा हो जाएंगे। लास्ट पोर्शन, बेटा आपने लेजर लाइट हासिल तो कर ली, लेकिन आप लेजर लाइट को मोर एंड मोर इंटेंसिफाई करना चाहते हैं, यानी उसकी इंटेंसिटी को ज्यादा करना चाहते हैं। तो ऐसा करने के लिए अब आपके पास आखिरी प्रोसेस बताया जा रहा है। मैंने हाइडिंग में लिखा है हाउ टू गेट द लेजर लाइट। लेजर लाइट को हासिल तो कर लिया गया, लेकिन इसको इंटेंसिफाई कैसे फर्दर करवाया जाए यह सिखाने के लिए काम करते हैं। याद रखें, लेजर की लाइट को फर्दर इंटेंसिफाई करने के लिए आपको एक लॉन्ग असेंबली लेनी पड़ेगी। इस लॉन्ग असेंबली के अक्रॉस, एंड के अक्रॉस आपको दो मिरर लगाने पड़ेंगे। एक मिरर आपका इधर है और एक मिरर आपका इधर है। लेफ्ट वाला जो मिरर है मैंने यहां पर लिख दिया है दैट इज टोटली रिफ्लेक्टिंग, और राइट साइड वाला जो मिरर है दैट इज पार्शियली ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट को शफाफ कहते हैं। मकसद यह होगा कि लेजर की लाइट जब पैदा हो जाएगी ना, उस लेजर लाइट को इस ट्रांसपेरेंट मिरर से हमने स्केप आउट करवाना होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डायरेक्शन। तो दोबारा सुने, ये लॉन्ग असेंबली आपने इस्तेमाल की जिसके दोनों एंड पे आपने मिरर रखे हुए। ये लेफ्ट वाला मिरर आपका टोटली रिफ्लेक्टिंग है और राइट वाला मिरर आपका पार्शियली ट्रांसपेरेंट है। पार्शियली ट्रांसपेरेंट मिरर से आप लेजर की लाइट को एमिट करवाते हैं, स्केप आउट करवाते हैं। आपने जो लेजर की लाइट हासिल की थी ना, उस लेजर की लाइट को इस असेंबली के अंदर कंटेन करें। जाहिर बात है फोटॉन बैक एंड फोर्थ होंगे। फोटॉन जब बैक एंड फोर्थ होंगे तो वो इस असेंबली के एटम को मजीद एक्साइट करेंगे। अब वो ग्लास असेंबली के जो एटम्स हैं वो एक्साइट होने के बाद जब डी एक्साइट होंगे तो और फोटॉन एमिट होंगे। फोटॉन इतने ज्यादा एमिट होंगे, इतने ज्यादा एमिट होंगे कि इसे कहते हैं फोटॉन मल्टीप्लिकेशन। फोटॉन की तादाद इतनी ज्यादा होगी कि आखिरकार एट द एंड जो आपको लेजर लाइट मिलेगी, लेजर लाइट फोटॉन के ज्यादा होने की वजह से अपने आप को इंटेंसिफाई कर चुकी होगी। सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा आर्टिकल रिगार्डिंग द प्रोडक्शन ऑफ द लेजर लाइट। तो आपने देख लिया कि एट द एंड
ग्लास की असेंबली इस्तेमाल करके आपने फोटॉन की तादाद को ज्यादा करके लेजर की लाइट को इंटेंसिफाई कैसे करवाया। तो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं लेजर के हवाले से जितना लेक्चर मैंने आपको बताया आपने पूरा सुना होगा, और इसको अगर फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होता है, मैं हमेशा आपको एक बात कह के जाता हूं, वीडियो लेक्चर का फायदा होता है कि अगर आपको कोई चीज प्रॉब्लम करती है तो फॉरवर्ड रिवर्स करके बार बार अगर देखा जाए तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं। स्टिल अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो नेक्स्ट डे आप अपने क्यूरी सेशन में उसको डिस्कस कर ले करें अपने कॉरेस्पॉन्डिंग टीचर से। तो इंशाल्लाह इसके बाद एक और लेक्चर आएगा हीलियम नियॉन लेजर, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह अपलोड कर दिया जाएगा, तो उसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ओके, खुदा हाफिज, अल्लाह ताला सबको खुश रखे। थैंक यू।